जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों इस वीडियो में आपको पता है कि जैसे कि हम लोग मिसलेनियस यानी विविध के जो पार्ट हैं वो कर रहे हैं, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रोग एवं उससे बचाव के टीके जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर हम लोग कोशिका और जो कोशिका के जितने भी अंग होते हैं उसके जो कार्य होते हैं और उनका जो उपनाम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो टिटनेस होता है, टिटनेस के लिए हम लोग डीपीटी का टीका देते हैं, आपको याद रखना है। और जो डिप्थीरिया होता है इसके लिए भी डीपीटी का टीका दिया जाता है, और जो काली खांसी होती है इसके लिए भी हम लोग डीपीटी का टीका देते हैं। तो दोस्तों जो डीपीटी का अगर आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप इसको भी कर सकते हैं, T4 हो गया टिटनेस, D4 हो गया डिप्थीरिया, और दोस्तों जो काली खांसी वो पी का सिंबल है, तो ये भी आप कर सकते हैं। वहीं पे अगर तपेदिक की बात की जाए यानी जो टीबी होता है उसके लिए हम लोग बीसीजी का टीका देते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है बीसीजी के टीके की, तो आपको ये भी याद रखना है। पोलियो की बात की जाए तो पोलियो टीका दिया जाता है, और टाइफाइड की बात की जाए तो TAB का टीका दिया जाता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि अभी हम लोग आगे कोशिका अंग एवं उनके खोजकर्ता के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों जो केंद्रक होती है, केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। क्लोरोप्लास्ट की खोज स्चिम्पर द्वारा की गई थी, स्चिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तारकाई की बात की जाए तो बॉबेरी द्वारा इसकी खोज की गई थी। गोल्जी काय की बात की जाए तो जॉर्ज गोल्जी, नाम से आप समझ रहे होंगे गोल्जी, और यहाँ पे भी गोल्जी आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो सी बेंडा द्वारा इसकी खोज की गई थी, आपको याद रखना है सी बेंडा द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। वहीं पे हम लोग स्फीरोसोम की बात की जाए तो पर्नर द्वारा की गई थी। क्रोमेटिन की खोज की गई थी फ्लेमिंग। दोस्तों जो क्रोमेटिन की खोज की गई थी फ्लेमिंग, याद रखना है। केंद्रिका की खोज फोंटा द्वारा की गई थी, ये भी याद रखना है। क्रोमोसोम की खोज हाफ मिशन द्वारा की गई थी, ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, पहले वीडियो जो हमने बनाई थी हाफ मिशन द्वारा की गई थी। अंतर्द्रव जालिका की खोज पोर्टर द्वारा की गई थी। लाइसोसोम की खोज CD दुबे द्वारा की गई थी, ये भी याद रखना है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन। राइबोसोम पेलेट द्वारा की गई थी। और वहीं पे जीव द्रव की बात की जाए तो जो डुजार्डिन था उसने जीव द्रव की खोज की थी। और केंद्रक कला की बात की जाए तो हर्टविंग द्वारा उसकी खोज की गई थी, तो आपको ये भी याद रखना है। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग कोशिका अंग एवं उसके जो उपनाम है या फिर उसके जो कार्य है उसकी बात की जाए तो जो दोस्तों केंद्रक होता है इसको कोशिका का समस्त क्रियाओं का नियंत्रक केंद्र कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस, पावर जनरेटर माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। दोस्तों इसमें जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, तो आपको ये भी याद रखना है। एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट की होती है। लाइसोसोम की बात की जाए तो इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोशिका डैमेज हो जाती है तो दोस्तों जो लाइसोसोम होता है इससे एक एंजाइम का स्त्रावण होता है जिससे ये कोशिका नष्ट कर देता है। क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कोशिका प्रकाश संश्लेषण का केंद्र माना जाता है। कोशा के अंदर कोशा माना जाता है, यानी कोशिका के अंदर कोशिका क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। राइबोसोम की बात की जाए तो कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्रोमोसोम की बात की जाए तो अनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। दोस्तों अगली हम लोग बात करें तो प्रमुख कोशिकाएं, रचनाएं एवं उनके कार्य। तो दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो सबसे भारी लेयर होती है उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका को सूक्ष्म एवं सहारा प्रदान करती है। और दोस्तों ये अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कार्य करती है, जिससे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स वो कोशिका के अंदर एवं बाहर जा सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थ के अभिगमन पर जो नियंत्रण होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अंतःप्रदाय जालिका की बात की जाए तो दोस्तों जो अंतःप्रद्रवीय जालिका होती है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार करना है। यानी जो केंद्रक होता है, आपको पता है जो केंद्रक होता है और केंद्रक से लेकर कोशिका के बीच में जितना भी जो भी संचार होता है पदार्थों का वो अंतःप्रद्रवीय जालिका द्वारा ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है जो कोशिका में जो श्वसन का स्थल होता है और जो श्वसन की क्रिया जो संपूर्ण संपन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और दोस्तों अंतःप्राय जालिका को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। गोल्जी उपकरण की बात की जाए तो दोस्तों विशिष्ट पदार्थ का स्त्रावण करती है, संचय करती है, उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायक होती है। राइबोसोम की बात की जाए तो दोस्तों जो राइबोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। लाइसोसोम जो होता है दोस्तों आत्महत्या की थैली, इससे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो उसका भंडार करता है और यही इसी के द्वारा ये कोशिका को नष्ट कर देता है। सेंट्रोसोम की बात की जाए तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। वहीं पर दोस्तों हरित लवक मंड की बात की जाए तो संश्लेषण का सक्रिय स्थल होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो सक्रिय स्थल होता है और जो मेनली भाग लेता है
वो हरित लवक होता है। वहीं पे दोस्तों आरवणीय की बात की जाए, यानी आरवणीय लवक की बात की जाए तो यह खाद्य संग्रह में सहायक होता है। वर्णीय लवक की बात की जाए तो फूल, फल, बीजों के आकर्षण, रंग प्रदान करने में इसका कार्य होता है। केंद्रक की बात की जाए तो दोस्तों जो केंद्रक होता है वो कोशिका के उपापचय कार्यों को नियंत्रित करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। गुणसूत्र आपको पता है जो जीन वाहक होते हैं वो कोशिका गुणसूत्र के द्वारा ही होते हैं। कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण करता है और जीन का भार करता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने में उनको सहायक करता है। और दोस्तों यहीं पे मैं आपको कुछ ऐसे उपकरणों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, यानी प्रमुख चिकित्सीय उपकरण जिनका उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। जैसे कि दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आपने नाम सुना होगा। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है इसका उपयोग दोस्तों हृदय के संकुचन एवं प्रसार के समय उसमें उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को मापने के लिए, या फिर जो हृदय की जो बीट होती है, आपने कभी देखा होगा इस टाइप की कुछ, आपने टीवी वगैरह या उसमें देखा होगा इस टाइप की कुछ चलती रहती है हार्ट बीट, तो वो इसी के द्वारा मापी जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है। और इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, इसके जो विकार होता है उसका पता लगाया जाता है, यानी फिर हार्ट की डिसीज के जो रहता है पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा। वहीं पे अगर हम लोग बात की जाए दोस्तों इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राफ की बात की जाए तो दोस्तों इसका उपयोग हम लोग मस्तिष्क में होने वाली जो विद्युत क्रियाएं होती हैं उनमें जो भी रोग होता है उनको पता लगाने के लिए किया जाता है। इसको दोस्तों हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईईजी कहते हैं। और दोस्तों जो ऊपर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है इसको हम लोग ईसीजी कहते हैं। तो आपको इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म भी याद होना चाहिए। वहीं पे दोस्तों हम लोग ऑटो एनालाइजर की बात की जाए तो इसका उपयोग दोस्तों, ऑटो एनालाइजर आप समझ रहे होंगे, जो ब्लड होता है या फिर हमारी बॉडी में जो भी जैव रासायनिक तत्व होते हैं उनमें ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की जांच के लिए की जाती है। सीटी स्कैन की बात की जाए तो सीटी स्कैन दोस्तों पूरे शरीर की जांच होती है। आपने देखा होगा फिल्मों में एक बड़ी सी मशीन होती है जिसमें पूरा इंसान चले जाता है, उसमें स्कैन किया जाता है। तो शरीर के किसी भाग में विकृति हो जाए या फिर असमानता हो जाए तो उसका कंप्यूटर के द्वारा विश्लेषण किया जाता है। पेसमेकर की बात की जाए तो दोस्तों जो पेसमेकर होता है हृदय की गति कम हो जाने या उसमें सामान्य स्थिति लाने के लिए पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना जितना हो सकता है शेयर कीजिए। और याद रखिए दोस्तों जो विविध पोषण होता है इंपॉर्टेंट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।